हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और आज का टॉपिक है हिमनदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए कि ग्लेशियर का हिंदी नेम है हिमनदी। हिमनदी का मतलब क्या हो गया? हिम मीन्स बर्फ और नदी हिम की नदी। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर बर्फ़ जो है वो नदी के रूप में बहने लगे तो क्या कहलाएगी? हिमनदी कहलाएगी। तो ये बर्फ़ जो है ये ज़्यादातर कहाँ पे आएगी? ये होगी पहाड़ों पर। और जब गुरुत्व बल के कारण या फिर बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिर जाए तब वो ढलान के साथ साथ नीचे की ओर बहने लगे तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हिमनदी या ग्लेशियर। और इसका एग्जाम्पल है गंगोत्री। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये ग्लेशियर होता है ना, ये अपरदन भी करता है, ये अपरदित पदार्थ का परिवहन भी करता है और जब ये मैदानी क्षेत्र में पहुंच जाता है ग्लेशियर तो ये निक्षेपण भी करता है। और फ्रेंड्स एक ये पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना कि जो स्विट्जरलैंड में लुई अगासिज महोदय थे, उन्होंने 1834 में ना ये बताया था कि जो ग्लेशियर होता है वो मूव भी करता है। इससे पहले किसी ने ये नहीं बताया था कि ग्लेशियर मूव करता है। और इन्होंने क्या बताया कि एक दिन में जो ग्लेशियर है ना वो 2.5 सेंटीमीटर से लेके और 30 मीटर तक मूव कर सकता है। कितना? 2.5 सेंटीमीटर से 30 मीटर तक जो ग्लेशियर है वो मूव कर सकता है एक दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो हिमनदी होती है ना उसको 3 पार्ट्स में बताया कि अपर पार्ट तो अलग से मूव करता है, लोअर पार्ट है वो अलग दिशा में मूव करेगा और जो किनारे होंगे ना ग्लेशियर के वो अलग दिशा में करेंगे मूव। आगे है, हमने ये तो अभी अभी पढ़ाई था कि जो हिमनदी है उसमें क्या होता है? गुरुत्व बल का प्रभाव होता है हिमनदी के ऊपर। मान लो हिमनदी के ऊपर गुरुत्व बल का प्रभाव है तभी तो वो नीचे की ओर बह के आ रही है ना। और जो ये ग्लेशियर्स या हिमनदी होती हैं ये फ्रेश वाटर के सोर्स होते हैं, ताज़े पानी के ये मेन स्रोत होते हैं फ्रेंड्स। ये ताज़े पानी के स्रोत कैसे हैं कि मान लो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ गिरी और ये नीचे की ओर बह के आए और फिर बाद में जब ये मेल्ट हो गए तो ये नीचे धरातल पे जो मैदानी भाग हैं वहाँ पे जो नदियाँ हैं उनके रूप में बहने लग जाएंगे। अच्छा, तो आगे देखते हैं हम जो ग्लेशियर के टाइप हैं वो कितने टाइप हैं? ग्लेशियर के टाइप हैं 4। फर्स्ट है महाद्वीपीय ग्लेशियर। तो महाद्वीपीय ग्लेशियर क्या होते हैं? ये कि जब महाद्वीप का जो विस्तृत भाग है किसी भी महाद्वीप का और वो एक इस तरह से पूरा का पूरा कवर हो जाए कि ऐसा लगे कि वाइट कलर की उसके ऊपर चादर ढक रखी है, तो वही कहलाएगा महाद्वीपीय हिमनदियाँ। अगला है ये हिम छत्रक हिमनदियाँ। ये भी महाद्वीप का ही पार्ट होता है लेकिन क्या होता है ये छोटे होते हैं। ये जैसे हमने जो महाद्वीपीय हिमनदियाँ पढ़ा है ना उससे ये छोटे होते हैं और इनको बोलते हैं कि ये महाद्वीपीय हिमनद के लोकल जो होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे, जैसे लोकल में क्या हुआ छोटे गांव होते हैं, इसी तरह से ये छोटा एरिया होता है और उस छोटे एरिया के ऊपर जो है वो हिम छत्रक होते हैं और उन्हीं को ही हम कहते हैं हिम छत्रक हिमनदियाँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गिरिपदीय हिमनद। देखिए नाम से पता चल रहा है, गिरी मीन्स पहाड़, पदीय पैरों में। तो क्या होता है जब किसी पर्वत की चोटी से उतरती हुई 2 या फिर 2 से अधिक, मान लो पर्वत की चोटी है ये और 2 या 2 से अधिक जो हिमनदियाँ हैं वो आपस में आके और नीचे उतरते उतरते मिल जाएं और एक बहुत बड़ा ग्लेशियर का रूप धारण कर लें तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे गिरिपदीय हिमनद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं पर्वतीय हिमनद या फिर घाटी हिमनद। इसमें क्या होता है कि जब बर्फ़ पर्वत के ऊंचे भागों से आके और जो पर्वत की जो घाटी है ना वहाँ पे बहती है तो ये कहलाती है पर्वतीय घाटी हिमनद। और ये क्या है? इसे अल्पाइन ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? अल्पाइन ग्लेशियर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए हिमनदियों का अपरदन। जो हिमनदियाँ हैं वो क्या करती हैं? अपरदन भी करती हैं। जब जो बर्फ़ है वो परत दर परत मान लो जमने लगती है तो क्या होगा? जो बिल्कुल नीचे वाली जो बर्फ़ होगी उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और मान लो उसके नीचे जो भी चट्टान है ना वो चट्टान टूटने लग जाएगी तो उस चट्टान का वो अपरदन करेगी। तो ये जो अपरदन होता है ये किन किन क्रियाओं से होता है हिमनद के द्वारा, उनको पढ़ेंगे हम अब। फर्स्ट है
अपघर्षण, जैसे हमने नदी में भी पढ़ा था ना अपघर्षण, कि वो नदी रेगमार्ग की तरह अपने रास्ते में आने वाली चट्टानों को करती है। तो इसी तरह ये भी यांत्रिक क्रिया के द्वारा कोई भी ग्लेशियर अपनी घाटी और किनारों को रेगमार्ग की तरह रगड़ता हुआ चलता है, और जिससे क्या होगा कि उसके रास्ते में सरफेस के ऊपर उन चट्टानों पर खरोच पड़ जाएगी, निशान पड़ जाएंगे। ये क्रिया कहलाएगी अपघर्षण की क्रिया। नेक्स्ट है उत्पाटन। तो उत्पाटन का इंग्लिश नेम क्या है? प्लकिंग। तो प्लकिंग का क्या मतलब होता है? जैसे प्लक, हम किसी फ्लावर को तोड़ते हैं, इसी तरह से ही जो ग्लेशियर होता है ना, वो अपने मार्ग में आने वाले बड़े बड़े जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं ना, उनको अपने साथ उखाड़ कर बहा ले जाता है। तो इसी क्रिया को कहते हैं प्लकिंग या उत्पाटन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट, परिवहन। तो देखिए, जो भी मटेरियल ग्लेशियर ने अपने साथ तोड़ा है, जैसे उत्पाटन किया है, उसको वो अपने साथ बहा के लाया है, तो उसके साथ जो ग्लेशियर के साथ जो मटेरियल बह के जा रहा है, तो वो परिवहन ही तो कर रहा है ना, ट्रांसपोर्ट ही तो हो रहा है उसका। तो क्या है कि जो हिमनद है वो छोटे से छोटे कणों से लेके और बहुत बड़े बड़े टुकड़े जो चट्टानों के सैकड़ों टन भारी, इतने बड़े बड़े जो चट्टानों के टुकड़े ना, उनको बहा ले जाता है। ठीक है, और जो बड़े टुकड़े होंगे वो क्या होगा, उन बड़े टुकड़ों को तो अपने अग्रभाग में लेके जाएगा ग्लेशियर, और जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना, जो छोटी छोटी महीन बारीक कण होंगे रेत मिट्टी के और जो पत्थरों का चूराहा बन जाएगा, उसको क्या करेगा, उसको वो किनारों पर रखेगा और वो बहता हुआ जाएगा। इसी तरह जो घाटी है उसमें बिल्कुल महीन कण होंगे। तो इस प्रकार जो ये ग्लेशियर है, इसके द्वारा जो भी ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, यही कहलाता है परिवहन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निक्षेपण की। निक्षेपण में क्या होगा कि जो ऊंचे भागों से फिसलते हुए जो ग्लेशियर है, वो क्या करेगा, अपने रास्ते में आने वाले जो भी मतलब ये चट्टानें थी, उनको तोड़ता हुआ जा रहा है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गड्ढे बन जाएंगे, और धीरे धीरे जब वो मैदानों में पहुंचेगा तो क्या होगा, छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो भी साथ लेके जा रहा है, तो वो निक्षेपित करता जाएगा। कि जब मान लो जो ग्लेशियर है वो अपने सरफेस एरिया में अपने मार्ग में आने वाला जो भी स्थायी भाग है, कोई चट्टान है, उनको तोड़ेगा, वहाँ तो गड्ढा बना देगा, वो चट्टानी भाग है वो टूटते रहेंगे, उसके साथ परिवहन करते रहेंगे। फिर क्या होगा, मैदानी इलाका आ जाएगा और ग्लेशियर की गति कम हो जाएगी। ग्लेशियर की गति कम होगी तो क्या करेगा, उन पत्थरों को, मिट्टी को, कंकड़ को, इन सब को वो वहीं पे डिपॉजिट कर देगा। यही कहलाता है निक्षेपण। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार इनके नाम देख लेते हैं कि जो क्रियाएं होती है ना अपर्दन करते वक्त हिमनद के द्वारा, वो क्रियाएं कौन सी होती है, किसके द्वारा अपर्दन होता है। फर्स्ट है अपघर्षण, सेकंड है उत्पाटन, और थर्ड है परिवहन, और लास्ट में है निक्षेपण। तो अब देखो, जो हिमनदी है, जो ग्लेशियर है, वो अपर्दन करता है, तो तब क्या होता है कि कुछ स्थलाकृतियाँ बनती हैं, हम उनको पढ़ेंगे अब। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो स्थलाकृति है वो है हिमगहर या फिर शर्क। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो ग्लेशियर होता है ना, वो मान लो कोई पर्वतीय भाग है, उसकी ढलान से ग्लेशियर आ रहा है, तो रास्ते में जो ये जो चट्टानें होंगी ना, इनको क्या करेगा, काटता हुआ ही आएगा ना ग्लेशियर। तो बीच में या काटते काटते यहाँ पे मान लो कोई गड्ढा हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो जो ये गड्ढा सा बना है ना, जो भी टुकड़ा टूटा है उस पर्वत का, चट्टानी भाग का, और वहाँ पे जो गड्ढा हुआ है, ये गड्ढा समय के साथ साथ ये बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जो बर्फ़ जो आएगी वो इसका और ज़्यादा कटाव करती रहेगी, ये इस तरह की आकृति ले लेगा। इस तरह की आकृति लेगा ना, तो कुछ टाइम के बाद ये देखने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि आरामदायक जो कुर्सी की जो शेप होती है ना, वैसा वैसा सा दिखने लग जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसका एग्जाम्पल है, ये फ्रांस में पिरेनीज पर्वत पर जो गेवर्नी का सर्क है ना, वो इसका फेमस एग्जाम्पल है। इसी के नाम पे ये सर्क नाम इस स्थलाकृति का पड़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे को लगता है आपको ये सर्क समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं टोर्न या गिरिताल। टोर्न गिरिताल क्या होता है कि जब जो वो मान लो ये पर्वत था और इस पे ये गड्ढा हुआ था, ये वाला जो गड्ढा हुआ था ना, इस गड्ढे में जब जल भर जाता है, या तो बर्फ़ का पिघल के या फिर वर्षा वगैरह आई तो यहाँ पे जल भर जाएगा, तो ये झील की तरह दिखाई देगा। इसी को ही कहते हैं फ्रेंड्स टोर्न गिरिताल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं श्रृंग।
श्रृंग में क्या होता है, श्रृंग में है ना, जब पर्वत के विभिन्न डालों पर एक ही ऊंचाई पर, मान लो पर्वत है उसके विभिन्न डाल हैं और उस पर एक ही ऊंचाई पर क्या होता है, बहुत से सर्क बन जाते हैं और वो अपने शीर्ष की जो दीवारें हैं ना उनको और भी तेजी से काटने लग जाते हैं। कि पर्वत के अलग अलग डालों पर एक ही ऊंचाई पर बहुत सारे शर्क बन जाएं और वो अपने शीर्ष की, अपनी ऊपरी दीवारों को काटने लग जाए, तो क्या होगा कि वो एक पिरामिड की शेप ले लेगा और उसकी जो ऊपर वाली जो चोटी होगी ना वो क्या होगी, नुकीली होगी और सींग की तरह दिखाई देगी। इसी को क्या कहेंगे, श्रृंग कहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगला देखते हैं, कोल या फिर दर्रा भी बोलते हैं इसको। कोल या दर्रा क्या होता है कि जब मान लो किसी पर कोई, ये एक पर्वत है, एक सेकंड फ्रेंड्स, मान लो ये कोई पर्वत है ऐसे, और यहाँ पे इस साइड से भी ये यहाँ पे जो शर्क बनता जा रहा है और इस साइड से भी बनता जा रहा है, तो धीरे धीरे जब ये मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाला एरिया तो नहीं रहेगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस शीर्ष का अपर्दन करने के बाद क्या होगा, ये एक कोल या दर्रे के रूप में दिखाई देगा और इसके आर पार जो ये बनेगा ना, इसको है ना लोग आने जाने के लिए मार्ग के रूप में इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कंगीनुमा कटक। कंगीनुमा कटक में क्या होता है कि जब किसी पर्वत के पास अनेक शर्क बन जाएं, मान लो कोई पर्वत है और उसके पास अनेक शर्क बन जाएं, तो क्या होता है, शर्क बनने के बाद जो अपर्दन के द्वारा बिल्कुल इस तरह से, जैसे ये वाली आकृति है, ये इस तरह सींग से दिखाई देने लग जाते हैं। इन्हीं को ही ये जो अलग अलग जो ये सींग से दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं को ही क्या बोलेंगे, कंगीनुमा कटक। ये देखो, ये एक अकेले को तो देखते हैं तो लगता है कि सींग किया करते हैं, लेकिन ये जब मिल के बहुत सारे हो जाते हैं तो ये जैसे हमारी कंघी होती है ना उसकी तरह दिखने लग जाता है। यही कहलाता है कंगीनुमा कटक। अगला देखते हैं यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी में क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लो हमने पढ़ा था कि कोई भी नदी होती है वो वी शेप की वैली बनाती है। जब उस वी शेप की वैली को, जब ग्लेशियर आता है और वी शेप की वैली को यहाँ किनारों से चौड़ा करने लग जाता है दोनों तरफ से, तो वो क्या होगा, लास्ट में आते आते पहले किनारे होंगे, फिर ये वाला हिस्सा भी टूटने लग जाएगा और वी शेप की वैली जो है वो इसका जो ये है यू शेप की वैली में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को ही कहेंगे हम यू शेप वैली। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, देखिए जब हिमनदी जो है वो नदी के द्वारा बनाएगी जो वी शेप वैली है, उसको किनारों से काट दे तो वो वी का यू दिखने लग जाएगा। बस यही है यू आकार की घाटी। नेक्स्ट है लटकती घाटी। लटकती घाटी में क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लो ये एक पर्वत है और एक ग्लेशियर आ रहा है और साथ साथ कोई दूसरा ग्लेशियर भी आके और इसी ग्लेशियर में मिल जाए, तो क्या होगा, जो ये ग्लेशियर था ये आके और दूसरा भी इसी में मिल जाएगा, तो जो ये पहले वाला जो ग्लेशियर था ना, इसमें क्या था, इसमें कुछ और ज़्यादा बर्फ़ होगी और ये घाटी को ज़्यादा गहरा काट देगा। इसको ज़्यादा गहरा काटेगा तो ये ज़्यादा नीचे तक जाएगा ये ग्लेशियर और ये थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे ये लटक सा रहा है। ठीक है, इसी को ही कहते हैं लटकती घाटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं भेड़ पीठ शैल। भेड़ पीठ शैल में क्या होता है कि जब मान लो कोई ग्लेशियर है वो ऐसे पर्वत से नीचे उतरे कि मान लो एक ढाल तो उसका मंद है और एक बिल्कुल खड़ा ढाल है, तो इसमें क्या होता है कि जो मंद ढाल होता है ना, उस पर जब वो ग्लेशियर चढ़ रहा होता है मंद ढाल पर, तो उस ढाल को ये कहीं कहीं से अपघर्षित करता हुआ चलेगा, तोड़ता फोड़ता, टूटता फूटता चट्टानी टुकड़ों को तोड़ देगा। ठीक है, और जो तीव्र ढाल होता है ना, उस साइड से जो चट्टानी टुकड़े हैं उनका उत्पाटन करते हुए अपने साथ बहाकर लेके जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो ये उत्पाटन हुआ ना इस साइड से, तो क्या होगा, जो टुकड़े टूटे हैं उधर से तो जो ये तीव्र ढाल वाला एरिया था उधर से तो उबड़ खाबड़ सा लगने लग जाएगा और जो मंद ढाल था ना वो चिकना हो जाएगा। यानी कि जो पर्वत का मंद ढाल था उसको तो ग्लेशियर बना देगा चिकना, और जो तीव्र ढाल था ना, जो बिल्कुल खड़ा सा ढाल था, उसको कर देगा उबड़ खाबड़। तो ये एक ऐसी शेप दिखेगी कि भेड़ की जो पीठ होती है उस तरह से दिखने लग जाएगी। इसी ही आकृति को कहते हैं हम भेड़ पीठ शैल। नेक्स्ट है श्रृंग या पूंछ स्थलाकृति। इसमें देखो नाम से पता चल रहा है श्रृंग, श्रृंग यानी कि सींग,
और पूछ पूछ हमें पता ही है टेल, सींग और टेल दोनों की आकृति होती है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, जो ये शृंगपूछ स्थलाकृति होती है ना, इसमें क्या होता है कि जब कोई भी जो ग्लेशियर होता है उसके मार्ग में कोई बेसाल्ट रॉक आ जाए, बेसाल्ट रॉक यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर चट्टान, और वो बहुत ही जल्दी से अपरदित नहीं होती, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपरदित नहीं होगी, और जो वो ग्लेशियर होगा ना, वो उसके उसके मार्ग में जो ये चट्टान है ये बाधक बन जाएगी, तो वो धीरे धीरे यहीं पे अवसाद को इस तरह से काफ़ी दूर तक निक्षेपित करने लग जाएगा। तो क्या लगेगा कि जो ये रोक है ना, ये रोक तो लगेगी जैसे कोई सींग खड़ा है, और जो ये बहुत दूर तक जो ये मलबा इकट्ठा ये यहाँ पे निक्षेपित किया है ना ग्लेशियर ने, ये लगेगा जैसे कि कोई पूंछ है। तो इसी आकृति को हम कहते हैं श्रृंग और पूंछ स्थलाकृति, और इसका एग्जाम्पल है इंग्लैंड के एडिनबरा में जो ये स्थलाकृतियाँ ना ये मिलती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है फ्योर्ड। फ्योर्ड जो है वो कहाँ पे बनता है, समुद्र तट पे बनता है, और जब जो हिमनदी है वो समुद्र तट तक पहुँच जाए तो वो अपनी जो घाटी है उसको समुद्र तल से भी ज़्यादा काट देती है और ज़्यादा गहरा कर देती है जो ये ग्लेशियर है ये। तो फिर क्या होगा, तो जो समुद्र है वहाँ पे यू आकार घाटी जैसा दिखने लग जाता है, यही जो है ये फ्योर्ड कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप फ्योर्ड को, ये फ्योर्ड जो है ये बनता है समुद्र तटों पर, और जो हिमनदी होती है वो समुद्र तट तक पहुँचकर क्या करती है, वहाँ पे अपनी घाटी को समुद्र तल से भी बहुत ज़्यादा गहरा कर देती है, काट देती है समुद्र तल से भी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे यू शेप वैली दिखने लग जाती है, यही फ्योर्ड कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है नॉर्वे, ग्रीनलैंड और अलास्का में, और ये क्या है, ये कहीं कहीं पे 1800 मीटर तक भी गहरी होती है, क्या, फ्योर्ड फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं हिमज झीलें। हिमज झीलें जो हैं वो क्या है कि जो मैदानी इलाके होते हैं ना, उनमें जो हिमनदी है या ग्लेशियर है वो बहती बहती क्या करती है, अपरदन करती है। तो अपरदन के दौरान जो चट्टानी जो धरातल है ना, उस पर क्या होगा, उंगली की शेप में, उंगली की शेप में और बहुत लंबी लंबी झीलें बन जाती हैं। तो जो ये उंगली की शेप में मैदानी इलाकों में ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई जो झीलें हैं ना, यही क्या कहलाएंगी, यही कहलाएंगी हिमज झीलें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं निक्षेपण के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। इसमें क्या है, इसमें है फर्स्ट है हिमोड। निक्षेपण यानी कि जो भी मटेरियल जो ग्लेशियर अपने साथ बहा के लेके आई है, जब उसका जमाव करने लग जाए और उस जमाव से जो भी स्थलाकृतियाँ बनती है ना, वो कहलाती हैं निक्षेपण के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। और जो हिमोड हैं वो क्या होते हैं, जब जो ग्लेशियर है वो अपने साथ लाए हुए जो चट्टानी टुकड़े हैं ना, उनको किनारों और मध्य भाग में जमा करता चलता है ना, तो वो जो शैलखंड है ना, उन्हीं को ही हम कहते हैं हिमोड। यानी कि ग्लेशियर के द्वारा बहाकर लाए गए जो शैलखंड होते हैं उनको किनारों पर और ग्लेशियर वहाँ पे मध्य भाग में जमा करने लग जाए, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हिमोड। जो इसके 3 पार्ट ये हैं, फर्स्ट है पार्श्विक हिमोड, पार्श्विक यानी कि जो किनारों पर जो भी अवसाद जमा हुए हैं वो कहलाता है पार्श्विक हिमोड। मध्यवर्ती यानी कि ग्लेशियर के मध्य भाग में जो जमा हुआ है, और अंतिम हिमोड। अंतिम हिमोड क्या होता है फ्रेंड्स, ये ग्लेशियर के बिल्कुल लास्ट में बनता है और ये अर्धचंद्राकार आकृति का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं अंतिम हिमोड। ये हमें ये यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल जैसे ग्लेशियर आया और लास्ट में यहाँ पे अर्धचंद्राकार रूप में जो है ये निक्षेपण किया और तब बना है अंतिम हिमोड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स तलछट और भूमि हिमोड। इसमें क्या है कि जब जो हिमनदी है वो पीछे हटती है ना, तो साथ लाया गया जो भी मटेरियल है, जो भी मलबा है, वो घाटी तल पर उबड़ खाबड़ रूप में जमने लग जाता है। वहाँ पे उसी को ही बोलते हैं तलस्थ या फिर भूमि हिमोड, यानी कि भूमि, भूमि यानी कि धरती पर। और वो आई कहाँ से, वो तो पहाड़ से आई है, और जब पहाड़ से आके और भूमि पर आके और वो अपने साथ लाए गए तलछट को डाल दे और खुद पीछे हट जाए, तो वही कहलाएगा तलस्थ या फिर भूमि हिमोड। और इसका एग्जाम्पल है कश्मीर में है, जैसे ये गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये मर्ग हैं जो, इनको बोलते हैं भूमि हिमोड, ये इनके एग्जाम्पल हैं। और जैसे ये जो ये गुलमर्ग या फिर जो ये सोनमर्ग है, ये क्या होता है, यहाँ पे जो है वनस्पति उग जाती है और यहाँ पे चरागाह बन जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रमलिन। ड्रमलिन क्या है फ्रेंड्स, अंडों की टोकरी की तरह ये दिखाई देते हैं, ये जैसे डायग्राम में है
ड्रमलिन जो होते हैं ये, और ये हिम के साथ जो बह के ग्लेशियर के साथ जो भी ये टुकड़े बह के आए हैं, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे ये मान लो ग्लेशियर तो बह रहा है, ऐसे ऐसे ग्लेशियर बह रहा है, लेकिन मान लो यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे निक्षेपित कर दिया, इस तरह से ये फिर क्या होगा, ये निक्षेपण के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे से टीले हैं, जो कि ऐसा लगता है कि अंडों की टोकरी है फ्रेंड्स। इसी को ही हम ड्रमलिन कहते हैं। नेक्स्ट है अनियत गोलाश्म। इसमें क्या होता है, जो ग्लेशियर होता है ना, वो बड़े बड़े जो गोलाश्म के जो टुकड़े होते हैं ना इसके चट्टानों के, उनको सैकड़ों किलोमीटर दूर लाकर छोड़ देता है। इसी को ही बोलते हैं अनियत गोलाश्म, यानी कि हिमनद के द्वारा लाए गए बहुत बड़े बड़े टुकड़े। इनका व्यास यानी कि 27 मीटर व्यास होता है, और ये 9000 टन तक भारी हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगला है दुस्थित शिलाखंड। नाम से देखिए, दुस्थित यानी कि वो स्थिति ठीक नहीं है उसकी, यानी कि वो अच्छे से स्थित नहीं है, ऐसा शिलाखंड। इसमें क्या होता है कि जो ग्लेशियर है ना, वो इस तरह से किसी चट्टान का जमाव कर देता है कि ऐसा लगता है, मान लो ये कोई छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पे चट्टान का, और इधर से ग्लेशियर आ रहा है, और ये यहाँ पे बाधक बन गया, तो यहीं पे ही निक्षेपण हो गया। तो ये जो निक्षेपित हुआ पदार्थ है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी नीचे गिर जाएगा, तो इसी को ही बोलते हैं दुस्थित शिलाखंड फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स केटिल या फिर केतली या केटली, इस तरह की जो आकृति होती है, इसको कैसे बनाता है हिमनद है जो, जब जो हिमनद होता है ना, वो जब मान लो मैदानी एरिया में आ गया और वो पीछे हटने लग गया, तो क्या होगा कि जो हिम घाटी है ना, वहाँ पे जो ये अवसाद आया था ना, वो निक्षेपित हो जाएगा, और वहाँ पे बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा मान लो रह जाता है। देखो, मान लो हिमनद है, ये आ रहा है, यहाँ पे अवसाद है, उसको डिपॉजिट कर दिया, और यहीं पे इसी के डिपोजिशन के साथ कोई बड़ा सा इसका बर्फ़ का टुकड़ा रह गया, और वो बहुत बड़ा था आकृति में, तो वो धीरे धीरे ही तो यहाँ पे मेल्ट होगा ना। जब वो धीरे धीरे मेल्ट होता है, तो वहाँ पे जो आकृति बनती है ना, उसकी वो ऐसी लगती है जैसे कि कोई केटली है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी को ही हम कहते हैं, जब ये बर्फ़ का टुकड़ा जो है ये इस तरह से मान लो पिघल जाएगा, और यहाँ पे ये पानी भर जाएगा, तो क्या होगा, ये ऐसा लगेगा जैसे कोई झील है। इसी को कहते हैं केटली झील। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं एशकर या फिर हिमनदीय कटक। एशकर या हिमनदीय कटक में क्या होता है कि हिमनदी की जो घाटी में जो रेत बजरी से बने जो टेढ़े मेढ़े या कुंडलाकार जो कटक होते हैं, वो कहलाते हैं हिमनदीय कटक। ये कम ऊंचाई के होते हैं, और इनका जो निर्माण होता है ना, वो हिमनदी के नीचे पानी के द्वारा जमा किए जाने से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है केन। केन में क्या है, इसमें जो हिमनदी की छोटी छोटी अनेक जलधाराएं हैं, वो हिमनद महीन बजरी और जो अवसाद होती है ना, उसको अपने साथ ले जाती हैं। हिमनदी की जो छोटी छोटी धाराएं हो जाती हैं ना, मान लो ये हिमनदी, इसकी छोटी छोटी धाराएं हैं, तो वो क्या करेंगी, जो अवसाद महीन कण वगैरह होंगे ना, उनको अपने साथ लेके जाएंगी बहा, और उन्हें जब निक्षेपित करती है ना, तो इस प्रकार महीन कणों के छोटे छोटे टीले दिखाई देते हैं। उन्हीं टीलों को ही क्या कहते हैं, केन कहते हैं। कि जब जो हिमनदी की जो छोटी अनेक जलधाराएं होती हैं, वो महीन रेत के कण, बजरी के कण, अवसाद वगैरह इनको अपने साथ ले जाएं, और जब निक्षेपित करें तो छोटे छोटे से टीले दिखाई दें, वो टीले ही क्या कहलाएंगे, केन कहलाएंगे। और जब ये केन हैं, जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे, तो एक चबूतरे की तरह दिखाई देने लग जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ सा चबूतरा, वही कहलाता है केन। लास्ट है फ्रेंड्स ये है हिमद्योत मैदान। नाम से पता चल रहा है ना, हिमद्योत मैदान, यानी कि कुछ, चलो हमें ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन हिम और मैदान तो समझ में आ ही रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या है ये, इसमें है ना, ये बिल्कुल लास्ट स्थलाकृति होती है जब जो ग्लेशियर के द्वारा बनाई गई होती है, और ये हिमोड के आगे मैदानों में नदी का जो जल बहने लगता है ना, और अपने साथ महीन मिट्टी ले आता है और उसे मैदानों में निक्षेपित कर देता है, तो क्या बनता है, हिमद्योत मैदान बनता है, और यह अवक्षेप मैदान भी कहलाता है। ठीक है, क्या था ये कि जो अंतिम हिमोड यानी कि जो हिम के साथ आए हुए जो कंकड़ पत्थर, जो अंतिम हिमोड के आगे मैदानी भाग में जो हिमनदी का जल बहता है ना, और वो अपने साथ बिल्कुल छोटे छोटे महीन मिट्टी के कण वगैरह लेके आता है, और मैदान में वहाँ पे जमा करने लग जाता है, तब बनता है हिमद्योत मैदान। और इसका दूसरा नाम क्या बताया है, अवक्षेप मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पूरा का पूरा हमारा हिमनदी के द्वारा, अपर्दन के द्वारा और निक्षेपण से बनाई गई
जो भी ये स्थलाकृतियाँ थी वो। चलिए हम एक बार इसका रिवीजन और कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो हिम नदियाँ होती हैं वो पहाड़ों पर, पर्वतों पर बर्फ़ गिरने के बाद और जब वो गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर सरकती हैं, तब हमें ये पता चला कि भाई जो हिम नदियाँ हैं वो किस तरह से गुरुत्व बल के कारण नीचे आ रही हैं। और फिर अपरदन के कारण जैसे अपघर्षण और उत्पाटन, फिर परिवहन, और जो फिर लास्ट में जो है निक्षेपण की क्रियाएँ होती हैं। और फिर जो अपरदन के द्वारा जो जो स्थलाकृतियाँ बनी हैं वो फर्स्ट थी हिमगहर और शर्क। उसके बाद शर्क में ही जब पानी भर जाता है तो बनता है टोर्न गिरिताल। फिर था ये था श्रृंग, और श्रृंग के बाद था जब बहुत सारे जब दो वो थे शर्क आपस में मिल जाते हैं तो कोल बनता है। फिर हमने पढ़ा था कंगीनुमा कटक, जब बहुत सारे जो श्रृंग होते हैं वो बनते हैं तो तब दिखाई देती है ये कंगीनुमा कटक। और जब नदी के द्वारा बनाई गई वी शेप वैली को काट कर हिम नदी यू शेप दे देती है, उसी को कहते हैं यू आकार घाटी। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था लटकती घाटी। लटकती घाटी में भी हमने यही था कि एक विशाल हिमखंड में हिमनद में कोई दूसरा हिमनद या ग्लेशियर आके मिल जाए, और जो विशाल था वो तो घाटी को ज़्यादा काट दे, और जो जिसमें कम बर्फ थी वो ऊपर लटकता हुआ दिखाई दे, यही था लटकती घाटी। उसके बाद था भेड़ पीठ शैल। इसमें था जब पर्वत के मान लो एक खड़ा डाल और एक वो मंद डाल, तो क्या होगा कि जो अपघर्षण होता है जिस साइड पे जो उसको तो चिकना कर देता है, और जो उत्पाटन होता है जो बिल्कुल ही मंद डाल होता है, उत्पाटन होता है जिसपे वो वहाँ से जो चट्टानें हैं वो उखड़ के जाती रहती हैं, और ये शेप जो है इसकी ऐसी लगती है जैसे कि कोई भी भेड़ की पीठ है। और उसके बाद हमने पढ़ा था श्रृंगपूछ, जिसमें मान लो कोई बेसाल्ट रोक आ जाती है और वो रोक कट नहीं पाती हिमनद के द्वारा लाए गए मलबे से या हिमनद से, वो खड़ी रहती है, उसके साथ साथ मलबा जम जाता है, तो जो मलबा है उसकी पूछ क्या करती है और बेसाल्ट रोक थी वो सींग की तरह दिखती है, यही कहलाती है श्रृंग और पूछ चतला करती। और जो फ्योर्ड था, ये फ्योर्ड बनते हैं समुद्र में, और जब जो हिमनदी है समुद्र तट पर पहुंच जाती है और वो घाटी को समुद्र तल से गहरा काट दे और यू शेप दिखने लग जाए, वो कहलाते हैं फ्योर्ड। फिर था हिमज झीलें। हिमज झीलों में क्या था कि जो मैदानी इलाकों में जो हिमनदी बहती है अपर्दन क्रिया के दौरान और चट्टानी धरातल पर उंगली की आकार की जो आकृति है वो बना दे और वहाँ पे झीलें बन जाएं, उसी को कहते हैं हिमज झीलें। फिर हमने पढ़ा निक्षेपण के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। इसके बाद पढ़ा हमने निक्षेपण के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ जो ग्लेशियर के निक्षेपण से बनी है। उसमें फर्स्ट था हिमोड। हिमोड में 3 पार्ट थे। हिमोड वही है जो ग्लेशियर के साथ लाए गए जो शैलखंड है ना, उनको जो हिमोड है वो अपने किनारों पर मध्य भाग में और अंतिम भाग में डाल देती है, अवसाद को जमा कर देती है। वही है निक्षेपण के द्वारा बनाई गई हिमोड स्थलाकृति। और इसके ये 3 पार्ट है, पार्श्विक जो किनारों पर जमता है, मध्यवर्ती जो मध्य भाग में, और अंतिम हिमोड जो बिल्कुल लास्ट में और चंद्राकार आकृति में जमता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला था तलस्थ भूमि हिमोड। तलस्थ भूमि हिमोड में भी जब हिम नदी जो है वो पीछे हट जाए और साथ लाए मलबे को उबड़ खाबड़ रूप से निक्षेपित कर दे, इसको कहते हैं तलस्थ। और इसके एग्जाम्पल जो कश्मीर के गुलमर्ग सोनमर्ग हैं वही हैं, और ये चरागाह बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वनस्पति उग जाती है। अगला था ड्रमलिन। ड्रमलिन की आकृति अंडों की जो टोकरी होती है उसकी तरह दिखाई देती है। और इसमें क्या होता है कि मैदानी भागों में जब जो हिमनदी होती है ना, वो घाटी में अपने बहने की दिशा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो ये महीनकण और अवसाद है उनको जमा कर दे तो ड्रमलिन बनते हैं। अनियत या गोलाशम होते हैं, ये हिमनद के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। हिमनद के साथ आए हुए जो ये टुकड़े होते हैं ना वो होते हैं, और सैकड़ों किलोमीटर दूर लाकर जो हिमनद है वो इन चट्टानों को छोड़ देती है, इसी को कहते हैं अनियत गोलाशम। दूस्थित शिलाखंड, हमने जैसे नाम से पता चल गया था कि इस ऐसी स्थिति में शिलाखंड रखा गया वो हिमनद के द्वारा कि वो ऐसा लगता है कि वह भी गिर जाएगा। अगला था केटिल या केटली। इसमें भी जैसे हिमनद पीछे हटता है तो हिमनद की जो घाटी है वहाँ पे अवसाद निक्षेपित करता है और वहाँ पे बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा बचा रह जाता है, बाद में जो पिघल के और वो आकृति जो बनती है ना उसकी तुलना हमने केटली से की हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद पढ़ा हिमनदीय कटक या फिर एशकर। इसमें जो हिमनदी की जो घाटी में जो रेत बजरी ये इस तरह के और जो ये कुंडलाकार कटक हैं वो बनते हैं और ये कम ऊंचे होते हैं, और इसका निर्माण जो होता है ना वो हिमनदी के नीचे पानी द्वारा किया जाता है। फिर हमने पढ़ा केन। ये हिमनदी की जो छोटी छोटी अनेक जलधाराएं होती हैं जो हिमनद महीन बजरी और जो अवसाद अपने साथ लेके आया था उनको निक्षेपित करता है, और इस प्रकार से जो कणों से जो टीले से दिखाई देते हैं वही
केन कहलाते हैं। और जो ये केन है, जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो ये केन चबूतरा कहलाता है। और लास्ट में था हिमद्योत। ये बिल्कुल हिमोड का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है, जिसमें है ना जो अंतिम हिमोड होता है, उसमें आगे मैदानों में हिमनदी का जल बहने लगता है और अपने साथ लाए जो मिट्टी के कण वगैरह होते हैं उनको निक्षेपित करता है। तो उसी से ये एक मैदान बन जाता है और इसका दूसरा नाम है अवक्षेप मैदान। तो फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा आज। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।